सादर नमस्कार मित्रों, एपिसोड 76 में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 13 कार्य तथा ऊर्जा के बारे में। आज हम अंतिम भाग में कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमने उससे पहले ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में बात किया था। हमने ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में बताया था कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। उसी प्रकार रासायनिक ऊर्जा भोजन में होती है और साथ में ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी और इस आधार पर हमने इसको विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया था। तो मित्रों, ये सभी जो ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, किसी न किसी रूप में हम लगातार प्रयोग करते हैं। तो ये सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत कहे जाते हैं या ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन या विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। जब हम भोजन करते हैं तो जो हम काम करते हैं वह रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का एक रूप होता है। इसी प्रकार अलग अलग रूप हैं। हमने विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में बताया था कि यदि हम एल्युमिनियम की पतली फॉयल को काट करके उसके नीचे बत्ती जलाएं तो देखते हैं कि एल्युमिनियम का जो फॉयल होता है वह घूमने लगता है। उसी प्रकार हमने बाल को एक संचित ऊर्जा से जब उसको टकराते हैं तो वह बाहर दूसरे बाल को फेंक देता है। यह ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं या ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। अब हम ऊर्जा के स्रोत नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में बात करेंगे। वायु, जल, जंतु अपशिष्ट, बायोमास जिसे हम कहते हैं तथा सौर ऊर्जा जो पुनः प्राप्त कर होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रकृति में इनकी आपूर्ति निरंतर होती रहती है, अतः इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ऊर्जा के ऐसे स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं या पुनः प्राप्त होने वाले स्रोत भी इन्हें कहा जाता है। इनके प्रयोग से वातावरण बहुत कम प्रदूषित होता है और इनसे अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। पत्थर का कोयला, मिट्टी जिसे हम केरोसिन का तेल कहते हैं, डीजल, पेट्रोल आदि पुनः न प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। इन स्रोतों के समाप्त होने पर इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अथवा समाप्य स्रोत कहते हैं, जिसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता है। इन स्रोतों का जो भंडार असीमित मात्रा में उपलब्ध है, अतः इनका विवेकपूर्ण उपयोग न होने पर ये शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं, जिससे ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। अतः आवश्यकता अनुसार ऊर्जा का व्यय करना चाहिए। इस प्रकार हमें जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग अधिक से अधिक करने चाहिए। खास तौर से सौर ऊर्जा का उपयोग हमें आसानी से रूप में करने चाहिए। हमें कम से कम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार जैसे रासायनिक ऊर्जा, भोजन का एक रूप जो है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में है, जिसका हमने पहले जिक्र किया है। अब उसके आगे हम ईंधन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि ईंधन नाम ही है, खाना पकाने व ठंड से बचाव के लिए ऊष्मा या आग का हम प्रयोग करते हैं। यह ऊष्मा ईंधन को जलाने से मिलती है। लकड़ी, कोयला तथा मिट्टी, केरोसिन के तेल को जलाने पर ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत हैं। वाहन चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। भोजन पकाने के लिए सिलेंडर से भरा हुआ ईंधन एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। अतः कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिनके चलने से ऊर्जा प्राप्त होती है। इन्हें ईंधन कहते हैं। अब हम बात करते हैं भोजन की। शारीरिक व मानसिक विकास तथा कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक है। ऊर्जा के संचय हेतु भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर में कार्य करने की क्षमता बढ़ाता है।
तथा शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक होता है। इस प्रकार भोजन भी ऊर्जा का एक स्रोत है। अब हम बात करते हैं आगे बायोगैस के बारे में। जैसा कि हमने भोजन के बारे में बताया, तो अन्य भी चीज़ें जैसे आसपास कूड़ा करकट, औद्योगिक कारखानों का कचरा, फसलों के अवशेष, जल, मलमूत्र, गोबर, लकड़ी आदि जो निकलते हैं उन्हें हम बायोमास या जैव मात्रा कहते हैं। जैव मात्रा को सीधे जलाने से उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास के अपघटन द्वारा बायोगैस प्राप्त होती है। बायोगैस में मीथेन तथा कुछ अन्य गैस मिश्रित होते हैं, जिससे आसानी से खाना बनाया जा सकता है या इसको हम भोजन बनाने के रूप में ईंधन के रूप में कर सकते हैं। इस गैस का उपयोग खाना पकाने तथा प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। गोबर गैस प्लांट द्वारा भी बायोगैस उत्पन्न की जा सकती है। बायोगैस में जो गैसें होती हैं, मीथेन या अन्य गैस, इसको हम आसानी से घर भी क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। जैसे बोतल में गोबर के लिक्विड रूप में बना करके जब उसको हम कुछ दिन बाद जब देखते हैं और माचिस जलाते हैं तो वह जो गैस निकलती है वह जलने लगती है। इस प्रकार जो गोबर से अपशिष्ट जो प्राप्त होता है उसे हम जैव खाद के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, और साथ में जो बायोगैस है उससे हम भोजन बनाने तथा प्रकाश उत्पन्न करने में इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पुनः प्राप्त होने वाले नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसको आसानी से हमको प्रयोग करने चाहिए या घर में अधिक से अधिक मात्रा में इसका प्रयोग हमको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। सौर ऊर्जा से ही प्रकृति में जल चक्र चलता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। सौर कुकर, सौर हीटर में सौर ऊर्जा का उपयोग आजकल खाना पकाने एवं पानी को गर्म करने में किया जाता है। सौर सेल द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह में भी सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं वायु ऊर्जा। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पवन चक्की का उपयोग पवन ऊर्जा से विद्युत बनाने में किया जाता है। अपने देश में अनेक क्षेत्र हैं जहां वर्ष भर हवा अपेक्षाकृत तेज गति से चलती है। जब तेज हवा पवन चक्की की पंखुड़ी से टकराती है तो पंखुड़ी तेज गति से घूमने लगती है। पंखुड़ी के घूमने से इसे जुड़े टरबाइन भी घूमने लगते हैं, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। इसी प्रकार पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत बनती है, अतः गतिमान वायु में ऊर्जा होती है। इस प्रकार हम वायु ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के बनाने में आसानी से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें इसका प्रयोग जहां अधिक तेज चलती है समुद्र के किनारे, हमें वायु ऊर्जा का प्रयोग पवन चक्की के रूप में करने चाहिए। अब हम बात करते हैं जल ऊर्जा के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि जल ऊर्जा, इसके अनुसार यदि हम एक प्रयोग करके देखें तो पाएंगे कि टीन के टुकड़े की एक खिड़की पर कुछ ऊंचाई से पानी डालें तो हम क्या देखते हैं कि जो खिड़की होती है वह घूमने लगती है। जैसा कि आप चित्र में खिड़की को देख रहे, जब उस पर पानी डालते हैं तो खिड़की घूमने लगती है। गतिमान जल से खिड़की को ऊर्जा प्राप्त होती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के बहते हुए जल की ऊर्जा से आटा आदि पीसने वाली पनचक्की चलाई जाती है। नदियों एवं नहरों में बहते हुए जल द्वारा इमारती लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। नदियों के बहते हुए जल द्वारा ही बालू व उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है। गतिमान जल में ऊर्जा होती है, जैसा कि हम जानते हैं। इस प्रकार कई सारे ऐसे प्रयोग हैं जो जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे बड़े बड़े बांधों में टरबाइन चक्की चलाई जाती है, उसमें भी चलते हुए जल को, गतिमान जल को हम जब पवन चक्की पर चलाते हैं तो उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, और इसका प्रयोग हम आसपास के क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई के रूप में करते हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनको हम जल ऊर्जा का उपयोग आसानी से कर सकते हैं।
तो हम ये सभी पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा के स्रोत हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जैसे वायु, जल तथा सौर ऊर्जा। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। मित्रों, इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।